नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिया पे। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है भारतीय दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। जैसे उत्तर में हम गुप्त पढ़ते हैं, मौर्य पढ़ते हैं, वर्धन काल पढ़ते हैं, उसी प्रकार साउथ की अगर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट है, चोल है। ये तीन जो वंश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो राष्ट्रकूट वंश है इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस वंश के बारे में जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं तो अगर महाराष्ट्र के बारे में हिस्ट्री देखते हैं हम तो जो मराठों का इतिहास है उसके पहले अगर सर्वशक्तिशाली रहे होंगे मराठों के पहले तो है राष्ट्रकूट। इनका जो महाराष्ट्र से मराठों का जितना महाराष्ट्र से संबंधित रहा है उतना ही महाराष्ट्र से इनका बहुत करीबी संबंध है, इसीलिए महाराष्ट्र की हिस्ट्री में मराठों के साथ साथ जो है राष्ट्रकूट हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतना ही नहीं तो चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं तो भारत का प्राचीन इतिहास है उसमें भी राष्ट्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखना महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट। मैंने कुछ पॉइंट ये रखी हूँ, इस पॉइंट के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में देखेंगे। अब इनके परिचय के बारे में बता दूं कि बहुत सारे जो इतिहासकार है उनमें चाहे इतिहास के कोई भी वंश हो, इतिहासकार का तो मत भिन्नता होती है, लेकिन इतिहास में क्या हो चुका है कि वो किसी वंश के बारे में हमें जानना हो तो या तो साहित्य हो, अभिलेख है, कोई ग्रंथ हो या फिर चाहे कि कहीं लिखा हुआ होगा तो ही पता चलता है। तो वर्धन वंश जैसे आसानी से मिल जाता है उसी प्रकार जो है चालुक्य है, चाहे राष्ट्रकूट हो, गुप्त हो, मौर्य हो, इनके बारे में मिलना आसान नहीं होता। तो उसी प्रकार जो राष्ट्रकूट वंश है इनके बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों में मत भिन्नता देखने को मिलती है। किसी के कहने से ये रथीय है, कोई राठौड़ कहता है, तो बहुत सारे लोग यदुवंश भी कहा, यदुवंश से संबंधित भी कहते हैं। तो किसका क्या मत है राष्ट्रकूटों के बारे में हमें देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट जो इम्पोर्टेंट है इसलिए हर एक जो टॉपिक है मैं कवर करने वाली हूँ। आप वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए, अगर आपने स्किप किया तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है छूट जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसका हर एक जो टॉपिक छोटे से भी जो पॉइंट है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो परिचय में देखेंगे सबसे पहले कि इतिहासकार में तो क्लिट है, डॉक्टर क्लिट का कहना है कि ये उत्तर के राठौड़ है। डॉक्टर क्लिट, ठीक है, क्या कहा इन्होंने, उत्तर के राठौड़, उत्तर के राठौड़ है, उनके वंशज मानते हैं राष्ट्रकूट। उसके बाद जो है और इतिहासकार आते हैं बर्नेल करके। तो बर्नेल का क्या कहना है कि ये आंध्रा से रट्ठीय मानते ही नहीं। ठीक है, आप उन्हें रेड्डी भी बोल सकते हो। तो जो रट्टी है उनको बोलते हैं कि ये बर्नेल जो है आंध्रा के है। ठीक है, और क्लीट के अनुसार क्या बोल रहे हो कि वो उत्तर के राठौड़ है। इतना ही तो अल्तेकर जो है, अल्तेकर जी का कहना है कि ये रट्टी है। ठीक है, ये जो तीन इतिहासकार है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्लीट है, बर्नेल है और अल्तेकर है। तो जो क्लीट है वो कहते हैं उत्तर के राठौड़ है, बर्नेल कहते हैं आंध्रा के रट्टी है, अल्तेकर कहते ओनली रट्टी है करके। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रकूट जो है इनका जो उल्लेख है सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। एकमात्र ऐसे है जिनका दक्षिण के जिनका जो उल्लेख है सम्राट अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को रट्टीय कहा गया है, रट्टियों का प्रदेश यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो रट्टियों का प्रदेश मतलब महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इसका मतलब है राष्ट्रकूट जो है रट्टी है। उसके बाद जो है सातवाहन की नागनिका, सातवाहन वंश में जो नागनिका है इनका एक अभिलेख है नानाघाट करके। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख में क्या कहा है सातवाहन की नागनिका, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। हर चीज को आप ध्यान से एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो है कि अशोक, सम्राट अशोक है, उनके अभिलेखों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनका महाराष्ट्र जो है रट्टियों का प्रदेश मतलब महाराष्ट्र के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही सातवाहन वंश है उसमें नागनिका, इसके नानाघाट में जो अभिलेख है उनमें जानकारी मिलती है। अब आते हैं कि राष्ट्रकूट क्या है। ठीक है,
जानकारी के बारे में, इनका प्रदेश कौन सा है, तो आज का जो लातूर है, महाराष्ट्र में आता है, लातूर का बीदर जिला, ठीक है। तो इनका केंद्र माना गया है राष्ट्रकूटों का। इसको पहले लट्टालूर बोलते थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूटों का केंद्र क्या है, तो लट्टालूर, ठीक है, उसको लट्टालूर बोलते थे, जो अभी लातूर जिले के बीदर जो है उसमें आता है, ठीक है। तो इनका ये केंद्र रहा। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रकूट मतलब क्या। तो राष्ट्रकूट मतलब क्या है, जैसे कि मौर्य वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य है, तो वो मौर्य उनकी उसका बाद में उपाधि है शायद, ठीक है। उसके बाद हम गुप्त वंश देखते हैं, तो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, सभी गुप्त आते हैं। हर्षवर्धन में भी राजवर्धन है, हर्षवर्धन है, तो वह सभी जो वर्धन है। तो राष्ट्रकूट जो है इनकी उपाधि नहीं है, मतलब इन्होंने नहीं मिली है, तो ये इनकी उपाधि है। जैसे कि हम देखते हैं मौर्य काल में जो मौर्य चलते आए हैं, वो मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद गुप्त देखते हैं तो गुप्त है, उसके बाद वर्धन देखते हैं, फिर चालुक्य देखते हैं, तो वो सभी क्या है कि या तो उनका प्रधान कोई रहा है उस वंश का। जैसे चालुक्य के बारे में देखते हैं, तो चालुक्य वंश नाम कैसे पड़ा है, जो चुलुक इस आदि पुरुष से पड़ा है, या तो आदि पुरुष रहा हो, या फिर किसी स्थान से उनकी उपाधि धारण की जाती है, या फिर मतलब उनके परिवार में कुछ इंपॉर्टेंट उस नाम से संबंधित हो तो उनकी वो उपाधि हो जाती है, या फिर उसका जो वंश ऐसा चालू होता है। तो राष्ट्रकूट भी क्या है, ये एक उपाधि है, ठीक है। और ये ऐसी उपाधि है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी प्रांत का, किसी जो क्षेत्र होता है, विशिष्ट क्षेत्र का जो मुखिया होता है उसको राष्ट्रकूट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है पहले जिला प्रमुख हुआ करते हैं, जो प्रांत है या फिर जिला कह सकते हैं। तो राष्ट्रकूट मतलब किसी प्रांत के, किसी जिले के प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्हें ये उपाधि, ये जो पदवी है दी जाती थी। तो ये आगे जो पदवी दी गई है, तो ये पदवी आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश का रूप धारण करती है। ये राष्ट्रकूट जो है पदवी है, और किसको पदवी दी जाती है, तो किसी क्षेत्र का, किसी प्रांत का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। राष्ट्रकूट मतलब क्या, तो प्रांत या क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी, या फिर मुखिया भी बोल सकते हैं आप, मुखिया बोले चाहे प्रमुख व्यक्ति, उस प्रमुख व्यक्ति को जो है ये पदवी दी जाती है। उस पदवी का आगे चल के राष्ट्रकूट वंश में कैसे रूपांतरित हुआ है उसके बारे में हम देखने वाले। तो इनका जो राजकवि है, राष्ट्रकूटों के जो राजकवि है, उनका कहना है कि जो राष्ट्रकूट है ये यदुवंश से संबंधित है, यदुवंश। इतना ही नहीं, तो राष्ट्रकूटों में जितने एक शासक हुआ इसके बारे में आगे बताऊंगी। तो उसको कृष्ण की जो है उपाधि दी गई, उसे कृष्ण के जैसा माना गया है। मैं आगे जब मैं बनाऊंगी दंतिदुर्ग से अमुक वर्ष तक तो मैं बताऊंगी। और ये जो वीडियो है मैंने 2 पार्ट में बनाई हूँ, जहाँ प्रथम पार्ट में मैं अमुक वर्ष प्रथम तक लूंगी, और दूसरे पार्ट में जो है इसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी है और राष्ट्रकूटों की जो कला है, उसकी संस्कृति है, धर्म है, शिक्षण, सबके बारे में बताऊंगी। अगर एक पार्ट में ये वीडियो बनाती मैं तो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में विभाजित की हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे अब हम दंतिदुर्ग के बारे में। परिचय के बारे में हम सबको समझ गया होगा कि राष्ट्रकूट मतलब एक पदवी है, और इनका जो उल्लेख है, इन्हें कभी उत्तर के राठौर कहा गया है, आंध्रा के रतिया कहा गया, अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। वही नागनिका जो है सातवाहन वंश की, उसके अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। इनका जो केंद्र है वो लातूर इनका केंद्र रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दंतिदुर्ग। तो राष्ट्रकूट जो है इस वंश की स्थापना किसने की है, तो दंतिदुर्ग ने की है। अब वो कैसे की तो बता दूंगी। जो राष्ट्रकूट है, ये पहले मैंने जैसे कहा कि राष्ट्रकूट जो है पदवी है, और पदवी किसको दी जाती है, या तो प्रांत के या फिर क्षेत्र के प्रमुख को, मतलब वो प्रमुख होगा तो सामंत होगा, ठीक है, या फिर हम सामंत भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रकूट जो है पहले चालुक्य के सामंत हुआ करते थे। वो अलग बात है कि जब चालुक्य हार गए और राष्ट्रकूट राजा बने थे, तब जाके चालुक्य इनके सामंत हुए। तो पहले राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। वो कौन से चालुक्य, तो वातापी के चालुक्य। वातापी को पहले क्या कहा जाता था, बादामी कहा जाता था, ठीक है।
हर चीज को ऐसे लिंक लगा के पढ़िए ताकि आपको समझ में आएगा। चालुक्य की 3 शाखा है, तो उसमें से जो प्रमुख शाखा है, पश्चिमी शाखा है वातापी यानी बादामी, तो उसके ये राष्ट्रकूट जो थे वो सामंत हुआ करते थे। तो चालुक्य का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन सेकेंड। ये अयोग्य राजा था, ठीक है। अयोग्य राजा होने के कारण, अक्षम था, थोड़ा कमजोर था, तो इसका जो फायदा है वो दंती दुर्ग ने उठाया। और इसका फायदा उठाकर क्या किया इनके मालखेड़ प्रांत के सामंत हुआ करते थे। कौन? राष्ट्रकूट। तो मालखेड़ प्रांत में कीर्तिवर्मन सेकंड जो थोड़ा कमजोर होने के कारण, अयोग्य होने के कारण, अक्षम होने के कारण इसने फायदा उठाया और मालखेड़ में विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। अब जब विद्रोह किया है तो क्या हुआ कि विद्रोह करने के बाद वहां का जो सत्ता है वो दंती दुर्ग ने अपने हवाले कर लिया, उसको छीन लिया। किससे? कीर्तिवर्मन सेकंड से। विद्रोह करने के बाद वो उसका प्रांत का खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किसके? वो विद्रोह को कीर्तिवर्मन दबा नहीं पाया होगा क्योंकि वो अयोग्य राजा था, अक्षम था, थोड़ा कमजोर था, तो उस विद्रोह को दबा नहीं पाया। तो उस कारण दंती दुर्ग जो है छोटे से मालखेड़ का है, छोटे से प्रांत का स्वतंत्र राजा हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतपति हुआ है, स्वतंत्र राजा हुआ, सत्ता की जो है उसकी सत्ता स्थापन की है। कहाँ पे? मालखेड़ में, ठीक है। अब ये जो दंती दुर्ग है ये बहुत ही धार्मिक प्रकार का व्यक्ति था। ये 30 त्योहारों पे जो ब्राह्मण होते थे उनको बहुत दान धर्म दिया करता था। इतना ही नहीं कि दंती दुर्ग जो है बहुत कूटनीतिज्ञ भी था, मतलब राजनीतिज्ञ तो था ही, कूटनीतिज्ञ था। और ये जो दंतीवर्मन है ये चालुक्य की राजकुमारी थी भवनागा, सॉरी भवनिका करके, भवनिका और इंद्रराज, इसका लड़का था दंती दुर्ग। और भवनिका कौन थी? तो चालुक्य राजकुमारी थी, चालुक्य राजकुमारी भवनिका। भवनिका उसके पति थे इंद्रराज, तो उनका पुत्र था दंती दुर्ग, ठीक है। और इन्होंने परमार शासक है, चोल शासक है, और चेर है, पांडे है, चालुक्य है, पल्लव है, इनको हरा लिया था और हरा देने के बाद खुद की सत्ता स्थापन की थी। लेकिन इनकी दुर्दैव यह रहा है कि इन्होंने सत्ता स्थापन तो की है, परमारों से लड़ा है, मालवा के शासक उनसे, चेर से, चोल है, पांडे, सब इन सभी दक्षिण में जितनी भी सत्ता थी उन सबसे युद्ध करने के बाद, विजयी भी होने के बाद इनके दुर्दैव ये है कि ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। उम्र के 30 साल में, जब ये 30 साल के थे तब इनकी अकाल मृत्यु हो गई। किसकी? दंती दुर्ग की। और दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट जो वंश है उसका संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश किससे छीना है उसने, मतलब किससे राज्य छीना है? चालुक्य से। चालुक्य से राज्य छीनने के बाद दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है। उसने साउथ की जितनी भी शक्ति थी, चाहे चोल हो, चेर है, पांडे है, केरल, चालुक्य, पल्लव, इन सबको हराने के बाद भी ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे और इनकी अकाल मृत्यु हो गई। और दूसरी बात, दंती दुर्ग का कोई पुत्र नहीं था। आयु के 30 साल में इनका कोई भी पुत्र न होने के कारण बाद में राष्ट्रकूट में कृष्ण प्रथम आते हैं। फिर उनके बाद जितने भी शासक आते हैं तो कृष्ण प्रथम के वंशज है, दंती दुर्ग के वंशज नहीं है। और दंती दुर्ग का कृष्ण प्रथम चाचा है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि चाचा की सत्ता जो है उसके भतीजे को या फिर उसके लड़के को मिलेगी, लेकिन राष्ट्रकूट में इसका उल्टा है। दंती दुर्ग के बाद उसके चाचा जो है वो राजा बने हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी हम देखेंगे कृष्ण प्रथम के बारे में। दंती दुर्ग के बाद जो है कृष्ण प्रथम राजा बनते हैं, ठीक है। कृष्ण प्रथम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। जब दंती दुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो कीर्तिवर्मन सेकंड, अब कीर्तिवर्मन सेकंड कौन है? चालुक्य का आखिरी राजा है, ठीक है। तो जब दंती दुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो कीर्तिवर्मन फिर से जो अपनी चालुक्य सत्ता को आजाद करने की कोशिश करता है, राष्ट्रकूट से अपना जो प्रांत है उसको छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण प्रथम जो है उसको हरा देता है और पूरी तरह से अब चालुक्य का पतन हो जाता है और राष्ट्रकूट की सत्ता जो है वो स्थापन हो जाती है। कृष्ण प्रथम जो है कोंकण का जो प्रदेश है शिलाहार प्रदेश उसको कोंकण का प्रदेश जीत लेता है और शिलाहार जो है उनको सामंत बनाता है। सबसे पहला काम क्या करता है? ये कीर्तिवर्मन को हराता है, ठीक है, क्योंकि ये दंती दुर्ग का जो है चाचा था। इसके काल में जो है कीर्तिवर्मन ने फिर से आक्रमण किया और चालुक्य वंश जो है उसकी सत्ता जो है पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण प्रथम ने लगने नहीं दिया और कोंकण का प्रदेश जीतने के बाद शिलाहार को वहां सामंत बना के रखा है। इसने गंगराज त्रिमूल राज को भी जीता था, ठीक है।
पहला कोंकण जीता है। कोंकण में किसको रखा है? शिलाहार को रखा है। क्या बनाते हैं? सामंत बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने गंग प्रदेश जीता है। गंग प्रदेश में इन्होंने किसको जीता है? गंगराज श्रीपुरुष को। गंगराज श्रीपुरुष को हराया। उसके बाद जो है राष्ट्रकूटों के जो प्रमुख या फिर जो महत्वपूर्ण दुश्मन रहे होंगे या फिर शत्रु जो राहप जो है ये राष्ट्रकूटों का प्रमुख शत्रु था, तो इसको भी हराने का श्रेय किसको जाता है? कृष्ण प्रथम को जाता है। कृष्ण प्रथम ने कोंकण जीता है, गंग प्रदेश जीता है और राहप को हराया है, और इसने राजाधिराज परमेश्वर ये जो है उपाधि धारण कर रखी थी। और कृष्ण प्रथम के काल से ही जो है राष्ट्रकूटों की सत्ता उसका विस्तार होना स्टार्ट हो गया है। दंती दुर्ग ने सत्ता स्थापन की है। हमेशा इतिहास में यही हुआ है, जो सत्ता स्थापन करता है या तो राज नहीं कर पाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसे कुछ हो जाता है, उसके बाद आने वाले जो होते हैं या तो वो सत्ता करते हैं या फिर वो वास्तविक संस्थापक होते। उसी प्रकार दंत दुर्ग ने भी सत्ता स्थापन की थी लेकिन राज नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कृष्ण प्रथम आता है, उसका चाचा होता है किसका? दंती दुर्ग का। तो कृष्ण प्रथम जो है वो सत्ता को आगे बढ़ाता है और उसके जो वंशज है आगे राष्ट्रकूट वंश को आगे ले जाते हैं। तो कृष्ण प्रथम के काल से ही सत्ता का विस्तार होना स्टार्ट हो गया था। कृष्ण प्रथम के काल में ही अजंता एलोरा, ठीक है, आपको याद हो अगर मैंने गुप्त काल जब आपने देखी होगी वीडियो गुप्त काल की, तो गुप्त काल में मैंने बताया था कि गुप्त काल में 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं अजंता की कौन सी 16, 17 और 19 ये किस कहाँ बनी है? गुप्त काल में बनी है। तो गोविंद प्रथम के काल में कैलाश मंदिर कहाँ बना है? एलोरा में, ठीक है। अजंता एलोरा जो गुफा है महाराष्ट्र में आती है औरंगाबाद में। औरंगाबाद को ऐतिहासिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप जाना हो तो देखिए, आप जाके देखिए अजंता एलोरा, बहुत ही अच्छा प्लेस है। वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। एलोरा जाइए, वहाँ पे कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूटों के काल में बना है उसे देखने का मौका मिलेगा। आप उसको देखिए, समझ सकते हो कि इस काल में कला का क्या महत्व रहा होगा, फिर किस प्रकार की कला थी, ठीक है। तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम के काल में बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे गोविंद सेकंड, ठीक है। कृष्ण प्रथम के बाद जो है उसका लड़का गोविंद सेकंड राजा बनता है। गोविंद द्वितीय जो है राजा बनते हैं, लेकिन ये अयोग्य रहते हैं, अक्षम रहते हैं, ठीक है। सत्ता को जो इसको मतलब वो पूरी तरह से अपने भाई को सौंप देते हैं मतलब वैसे निश्चिंत रहते हैं। और फिर इसका भाई जो है, इसके आगे इनका विवाद होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो गोविंद जो है अक्षम राजा रहते हैं, थोड़े से कमजोर रहते हैं। और आप इतिहास के स्टूडेंट हो, आपको तो पता है कि जहाँ भी कमजोर राजा रहा हो, कमजोर शासक रहा हो, तो उसको शक्तिशाली जो शासक रहा है उन्होंने उसकी तो सत्ता हथिया ली है, उसे मार दिया है, कैदी बनाया, या फिर जो भी कमजोर घटक रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी आप देखते हो कि अभी एग्जाम के बारे में बता देती हूँ मैं कि आप अभी एमपीएससी या फिर यूपीएससी है या फिर एसएससी, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो आज की नहीं मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको बता दूं अगर आपका एक दिन का आलस 100 बच्चों को सामने ले जाता है, आप अगर एक दिन नहीं पढ़ते हो तो दूसरे 100 बच्चे जो है आपसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप में जब पढ़ाई कर रहे हो, आप हार जाते हो, आप में पठारावस्था जब आ जाती है तो थोड़ा जो है आप रुक के पढ़े, लेकिन पढ़ना छोड़े नहीं, आप थोड़ा कम पढ़िए, ठीक है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़ना छोड़िए नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ते हो तो बाकी के जो दूसरे बच्चे आपके सामने निकल जाते हैं। और आप कमजोर पड़ गए तो फिर जो स्ट्रांग हो चुके आगे बढ़ गए वो आपको तो आपकी पोस्ट मिलने से रहती है ना। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमेशा के लिए, कि क्योंकि जो परीक्षा आती है इसमें बहुत बार जो है हम हिम्मत हार जाते हैं। तो इतिहास मात्र पढ़ने का और लिखने का नहीं, इतिहास से कुछ सीखने की चीज है। आप इतिहास से धैर्य सीख सकते हैं, धाड़स सीख सकते हैं, आप इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने मोरल जिंदगी में, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए गोविंद द्वितीय जो था वो बहुत कमजोर शासक था, अक्षम था, इसके कारण उसके भाई ने क्या है इसका झगड़ा हुआ इन दोनों का सत्ता के लिए। गोविंद के साथ इसका सत्ता में झगड़ा हुआ, गोविंद हार गया और गोविंद के बाद जो है ध्रुवधार या फिर ध्रुव भी कहा जाता है वह राजा बना है, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव जो है गोविंद सेकंड के बाद राजा बनता है।
और ध्रुव के टाइम में क्या होता है कि जब गोविंद और ध्रुव का झगड़ा चलता है सत्ता के लिए, तब क्या होता है कि जो शासक होते हैं, देखिए साउथ में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो चाहे आप चोल है, चेर है, पांडे है, केरल है, चालुक्य, पल्लव, वेंगी के हो, वातापी के हो, कल्याणी के हो, राष्ट्रकूट हो, हर किसी में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी। इनके आपस में झगड़े है, परमार है, कलचुरी है, गढ़वाल है, इन सभी के है आपस में झगड़े। आप कोई भी शासक के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा कि इसने परमार को हराया, इसने चोल को हराया, इसने चेर को हराया, इसने पांडे को हराया, क्योंकि आपस में झगड़ते थे। कभी वो जीतते थे, कभी चोल जीतते थे, कभी राष्ट्रकूट जीतेंगे, कभी चालुक्य जीतेंगे, कभी पल्लव जीतेंगे। मतलब इनके झगड़े जो थे आपस में इतने चलते थे कि हर जो वंश है आप जब पढ़ोगे तो आपको ये वाला जो कॉमन पॉइंट मिलेगा कि इन्होंने इनको हराया, उसको हराया, उसको हराया, ठीक है। तो उसी प्रकार जब गोविंद का और ध्रुव का झगड़ा चल रहा था सत्ता के लिए, तब जो है गोविंद को जिन जिन ने साथ दिया था, ध्रुव को जिसने साथ नहीं दिया था, तो ध्रुव ने सोचा कि उन सबको अच्छा सबक सिखाया जाए, क्योंकि ध्रुव का साथ नहीं दिया था। अब ध्रुव राजा बन चुका है तो ऑब्वियसली उनको सबक सिखाना चाहेगा, क्योंकि इन्होंने जो थे वो राजा परमार है, चाहे वेंगी है, तो जो भी उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था। तो ध्रुव ने क्या किया, राजा बनते ही सबसे पहले बहुत शक्तिशाली राजा था ध्रुव, तो पहले बहुत शक्तिशाली था, उसने वेंगी है, पल्लव, इन सबको हराया था। तो विष्णु जो वेंगी के मैं बता दूं पहले कि पल्लव जो है उनको इन्होंने हाथी के नीचे डाल दिया था। पल्लव नरेश को इसने हाथी के नीचे डाल दिया था, परमार नरेश जो इसको रेगिस्तान में भेज दिया था। और वेंगी के जो शासक थे विष्णुवर्धन फोर्थ, विष्णुवर्धन चतुर्थ, ठीक है। हम जब वेंगी के शासक पढ़ रहे थे मैंने ये बताई थी कि ध्रुव ने क्या किया है, वेंगी पे आक्रमण कर दिया था, पल्लव को हत्ती के नीचे दे दिया था, जो मालवा है, परमार, उन लोगों को रेगिस्तान में भेज दिया था। और जो है वेंगी, इन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया था, वेंगी के विष्णुवर्धन फोर्थ जो है गोविंद सेकंड का साथ दिया था। तो ध्रुव ने जो है वेंगी पे आक्रमण किया, इसका जो राज्य है उसमें से आधा प्रदेश देने के लिए मजबूर कर दिया, इसको जीता ना, इसको पराजित किया होगा। अब हराने के बाद विष्णुवर्धन जो है इसका जो भी प्रदेश रहा होगा उसको छीन लिया होगा ऑब्वियसली, तो इसका विष्णुवर्धन का कुछ प्रदेश जो इसको देने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, तो इसकी लड़की थी शील महादेवी, शील महादेवी के साथ विवाह करने के लिए भी इसे विवश किया। आगे चल के विष्णुवर्धन चतुर्थ ने जो है अपनी लड़की शील महादेवी का जो विवाह है ध्रुव के साथ कर दिया था। इतना होने के बाद दक्षिण के सभी राजाओं को जीतने के बाद ध्रुव ने जो है अपना जो साम्राज्य विस्तार का धोरण है उत्तर में ले जाने का सोचा, और उत्तर में इसने उत्तर की जो राजनीतिक थी उसमें इसने भाग लेने का सोचा, लेकिन राजनीतिक में इस भाग नहीं ले पाए, असफल रहा ये ध्रुव, उत्तर राजनीति में भाग नहीं ले पाया, असफल रहा। लेकिन जब ये शासक था तो ना तो उत्तर के शासकों में इतनी क्षमता थी, ना दक्षिण के शासकों में इतनी क्षमता थी कि ध्रुव को हरा सके। मतलब ये भले ही उत्तर की इसकी जो राजनीतिक राजनीति में इसने भले ही असफल रहा होगा, लेकिन इसको हराने का जो है साहस ना उत्तर के शासकों में था ना दक्षिण के शासकों में था, क्योंकि ये अपने समय का बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है। उसके बाद उसका लड़का गोविंद थर्ड आता है। तो गोविंद थर्ड जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही उसका जो शासन रहा है उसके बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। तो गोविंद थर्ड जो है इसने क्या किया, राजा पहले ध्रुव के बाद राजा बनता है। तो ध्रुव ने सबसे पहले जो है जब ये ध्रुव का शासक था तब इसने क्या किया था, गोविंद थर्ड का राज्याभिषेक कर दिया था। जब ये जिंदा था तब ही, जनरली अपने पिता के मृत्यु के बाद ही लड़के राजा बनते हैं, जो राजकुमार होते हैं राजा बनते हैं। लेकिन ध्रुव के टाइम क्या हुआ कि ध्रुव को बहुत सारे लड़के थे, तो ध्रुव को पता था कि मेरे लड़कों में शक्ति जो है राज्याभिषेक के लिए विवाद हो सकता है, गृह कलह हो सकता है, तो इसने गोविंद थर्ड का जो है राज्याभिषेक पहले से ही कर दिया था और इसको जो है पहले से ही राजा बना लिया था। और इसको जिस बात की शंका थी कि मेरे मरने के बाद राज्याभिषेक के लिए फिर राज्य इसको हथियाने के लिए भाइयों में गृह कलह होगा, तो इस बात की जो उसकी शंका थी वो उसके मृत्यु के 1 साल बाद सच हो गई। जब ध्रुव मर गया तब गोविंद थर्ड के जो भाई थे स्तंभ है उसने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। स्तंभ ने गंगवाड़ी में उसका प्रांत जो था, गोविंद थर्ड का भाई था स्तंभ, तो इस जो कहाँ का प्रांताधिकारी था, गंगवाड़ी का। तो गंगवाड़ी का जो प्रांताधिकारी था स्तंभ,
तब इसने क्या किया था, गोविंद थर्ड के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे, गंगवाड़ी में। तो स्तंभ के खिलाफ फिर गोविंद ने अपने भाई, छोटे भाई इंद्र के साथ मिलकर स्तंभ का जो है विद्रोह उसको मिटा दिया और फिर 1 साल बाद फिर से अपने भाई को वहीं का प्रशासक बना दिया। पहले स्तंभ ने वहां पे विद्रोह किया, गोविंद ने वो विद्रोह मिटा दिया, फिर सोचा का भाई है चलो माफ कर देते हैं, और माफ करके फिर स्तंभ को फिर से गंगावाड़ी का प्रशासक यानी वहां का प्रांत अधिकारी बनाया था। ठीक है। और जो इंद्र था, इंद्र ने अपने भाई जो गोविंद का साथ दिया था स्तंभ के खिलाफ, तो इंद्र को जो है गुजरात का प्रांत अधिकारी बनाया। गुजरात का प्रांत अधिकारी किसे बनाया है, फिर इंद्र को बनाया। इतना ही नहीं तो इन्होंने गंग शासक जो है, गोविंद ने गंग है इसको हराया था, शिवमार जो है गंग शासक शिवमार जो है उसको कारागृह से निकाला था। ध्रुव ने जो है गंग शासक शिवमार को कारागृह में डाला था, तो गोविंद ने जो है शिवमार को कारागृह से निकाल लिया था। सोचा होगा इतने दिन से है, या फिर उसको दया आई होगी, या फिर कुछ समझ के गंग को जो है गंग शासक शिवमार को कारागृह से बाहर निकाला। लेकिन जो शिवमार था उसने क्या किया है कि जैसे ही बाहर निकला तो फिर से उसने गोविंद थर्ड के खिलाफ जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने उसको अच्छे से निकाल दिया कारागृह से, चुपचाप अपने राज्य में जाता शासन करता है ना, तो उसको वो कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने राज्य में गया होगा और फिर से गोविंद थर्ड के खिलाफ उसने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये गोविंद थोड़ी ना छोड़ेगा, मैंने तुम्हें अच्छा ही दिखाया, मैंने तो उंगली दिया, तुमने हाथ पकड़ा है ना। तो फिर ये सोचकर गोविंद ने क्या किया है कि फिर से जो गंग शासक है शिवमार उसको फिर से कारागृह में डाल दिया, उसको मार दिया वहीं पे। पहले मुक्त किया था उसने, विद्रोह किया तो इसने फिर से उसका कारागृह में डाल के उसको मार दिया। इतना ही नहीं तो गोविंद थर्ड ने क्या किया था, वेंगी के शासक को झाड़ू लगाने के लिए कहा था अपने राज दरबार में। ये तो खैर उनकी सत्ता जब 12 साल तक उनका झगड़ा चलता रहा राष्ट्रकूट और वेंगी का, तो उन्होंने गोविंद थर्ड वही है जिन्होंने वेंगी के शासक को झाड़ू लगाने के लिए कहा था। राष्ट्रकूट और वेंगी का झगड़ा जब 12 सालों तक चलता रहा आगे। गोविंद थर्ड ने मध्य प्रदेश पे आक्रमण करके वहां के शासक जो थे चित्रकूट, तो चित्रकूट जो वंश था एक उसको हराया और जो है वहां पे अपना अधिकार जमा लिया। इतना ही तो नहीं तो जो गोविंद है उनके बारे में इनके जो राजकवि थे कहते थे कि जो गोविंद है जैसे कृष्ण भगवान जो है उनका यादव वंश में जन्म होने के बाद यादव वंश उन्नति करने लगा, उसी प्रकार गोविंद का राष्ट्रकूट में जन्म हुआ है तो राष्ट्रकूट वंश की जो है उन्नति दिन ब दिन होते जाने लगी है। मतलब राष्ट्रकूट का जो गोविंद है, गोविंद थर्ड, इसको कृष्ण के साथ तुलना की गई, उसके समान उसको माना गया है। किसको, गोविंद थर्ड को, उसके राजकवि ने, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान जो कृष्ण है वो यादव वंश में जन्मे थे, फिर उनका जो उसके बाद उन्नति होती चली गई, वैसा ही जो है गोविंद थर्ड के जन्म के बाद जो है राष्ट्रकूट वंश विकसित होते गया। इनके बारे में नवसारी अभिलेख में जानकारी मिलती है। इनके जो भतीजे हैं आगे कर्क द्वितीय, उन्होंने इनको पार्थ कहा है। गोविंद एक ना ही आक्रामककारी था तो बहुत ही अच्छा और सफल जो है राजा था, सफल शासक था, महत्वाकांक्षी था, साम्राज्य का विस्तार किया है, सफलता के काल में जो प्रजाएं सुखी थी। और इसके जो अभिलेख है तो नवसारी अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। ठीक है, तो गोविंद थर्ड के बाद जो है अमोघ वर्ष प्रथम राजा बनता है। अमोघ वर्ष प्रथम जो इसने सबसे ज्यादा शासन किया है 62 इयर्स। ठीक है, राष्ट्रकूटों में सबसे ज्यादा शासन किसने किया है, अमोघ वर्ष प्रथम ने किया है। और इसने शासक होने के बाद किसके बाद आया था, गोविंद थर्ड के बाद ये आया था। इसके काल में ही अरब जो है अरब यात्री सुलेमान अमोघ वर्ष के काल में आया था, क्योंकि उत्तर में अभी अरब जो है तुर्की है वो आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे, अरब आना स्टार्ट हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही जो है उत्तर में मुगलों के नहीं तुर्कियों के अरबों के जो आक्रमण है वो आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री जो है सुलेमान वो आया था। ठीक है, उसने जो कहा उसके बारे में बताती हूँ मैं। जैसे अमोघ वर्ष राजा उसने कैनकुब्ज के जो है परमार को हराया है, भोज को, कैनकुब्ज के भोज को, पहले परमार के भोज थे तो कैनकुब्ज के जो है भोज इनको हराया है और उनका जो प्रदेश है अपने अंडर कर लिया था। और अपनी इन्होंने देखिए अभी तक राजधानी जो क्या थी इनकी, मालखेड़ थी। ठीक है, भी मालखेड़ थी। तो अमोघ वर्ष के काल में मयूर शर्मन, इसको मयूर शर्मन भी कहते हैं,
मयूर शर्मन राजधानी बदल के मान्यखेड़ बनाई थी। ठीक है, मान्यखेड़। आगे यही राजधानी रही है और बाद में कल्याणी की भी यही राजधानी रही। ठीक है, जब तक कल्याणी के शासक ने राष्ट्रकूटों को जीत नहीं लिया, उनका जब शासक आता है फिर वह मान्यखेड़ की जो राजधानी फिर कल्याणी बनाता है, तब तक जो है राष्ट्र जो स्टार्टिंग के चालुक्य है उनकी भी राजधानी मान्यखेड़ की रही है। ठीक है, तो अमोघवर्ष के काल में क्या हुआ, राजधानी को चेंज किया गया। पहले राजधानी क्या थी, मालखेड़ थी, जिसे मयूर शर्मन भी कहते हैं। तो अमोघवर्ष प्रथम ने राजधानी जो है मान्यखेड़ बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है सुलेमान जो यात्री, मैंने बताया कि इसके काल में सुलेमान यात्री जो आया था, तो उसने कहा है कि अमोघवर्ष प्रथम जो है वो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे अच्छा राजा है और दुनिया के 4 शासकों में इसकी गिनती की गई है। किसकी, अमोघवर्ष प्रथम की। अरब यात्री की सुलेमान के अनुसार, हमेशा देखिए आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल नहीं पूछे जाते, तो हमेशा याद रखिए। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार अमोघवर्ष प्रथम को दुनिया के 4 शासकों में गिना जाता है। अब वो दुनिया के 4 शासक कौन है तो मैं बता दूं। पहला है बगदाद का खलीफा, किस्तुर्निया का राजा, और फिर दूसरा है चीन का राजा, और ये है चौथा अमोघवर्ष। पहला क्या है, बगदाद का खलीफा, कस्तुर्निया का राजा, और फिर आता है चीन का राजा, और फिर आता है अमोघवर्ष। ठीक है, ये जो 4 है इनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छे शासक माने गए हैं अरब यात्री सुलेमान के अनुसार। तो अमोघवर्ष की उसमें गिनती होती है। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम जो है वो जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानता था। इसके काल में जैन धर्म का जो है उन्नति के पद पर था। अमोघवर्ष का जो गुरु थे वो जीनसेन थे। ठीक है, जीनसेन किसके गुरु थे, अमोघवर्ष के। अमोघवर्ष जो है जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्मावलंबी था, और इसके जो गुरु थे जीनसेन थे। और इसके काल में जो है जैन धर्म बहुत ही विकसित अवस्था में था। अमोघवर्ष को कन्नड़ साहित्य से बहुत प्रेम था, कन्नड़ भाषा जो है उससे अमोघवर्ष को बहुत प्रेम था। और उसने कविराज वर्मा, कविराज मार्ग, यह जो कन्नड़ का एक साहित्य है, रत्नमालिका, ये दोनों ही कन्नड़ के हैं। कविराज मार्ग है और रत्नमालिका, ये दोनों कन्नड़ साहित्य की जो है रचना किसने की है, अमोघवर्ष ने की है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है इसको प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं नई नई वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको मिल सके। और देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।